ऐतिहासिक पद्धति की सीमाएं हम अध्ययन कर रहे थे। देखिए, ऐतिहासिक पद्धति की सीमाओं में हम देखते हैं कि इस पद्धति की कुछ ऐसी सीमाएं होती है। इसी कारण से सिज्विक, ब्राइस, बार्कर और सीले इस पद्धति को गौण स्थान देते थे। उनके अनुसार प्रत्येक समस्या का कुछ विशेष तात्कालीन परिस्थितियों का परिणाम होती है और प्रत्येक समस्या का हल उस समय की परिस्थितियों के अनुसार ही निकाला जा सकता है। इसलिए ऐतिहासिक पद्धति वर्तमान एवं भविष्य की सभी समस्याओं को हल करने में सहायक नहीं होती है। देखिए, क्योंकि ऐतिहासिक पद्धति इतिहास या जो भूत में जो कुछ हो रखा होता है उससे संबंधित तथ्यों पर आधारित होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो समस्याएं ऐसी आती है जो तात्कालीन परिस्थितियां होती है, तो उसमें हम पुराने ऐतिहासिक तथ्यों को आधार नहीं बना सकते उन परिस्थितियों को। तो उसी समय सिचुएशन को देखते समय हमें उन राजनीतिक समस्याओं को, राजनीतिक विचारों के हल उसी समय हमें खोजने होते हैं। तो इसमें हम ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग नहीं कर सकते। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि इतिहास घटनाओं का विवरण मात्र होता है, केवल घटनाओं का विवरण ही होता है। इसके अंतर्गत नैतिक मूल्यों या महत्वों पर कोई विचार नहीं होता है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान एक आदर्शात्मक विज्ञान है। इसका कार्य राजनीतिक संस्थाओं के नैतिक मूल्यों का परीक्षण करना है। अतः इस क्षेत्र में ऐतिहासिक पद्धति की उपयोगिता बहुत ही कम और बहुत ही सीमित होती है। सावधानियां क्या रखी जानी चाहिए? यदि कोई राजनीतिक शास्त्री या राजनीतिक विज्ञान का जो अध्ययन करता है वो ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग करता है, तो उसे इस बात का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि पहला, कि ऊपरी जो समानताएं होती है और जो सादृश्य है उनके चक्कर में नहीं पड़े। जैसे सोवियत रूस और चीन की साम्यवादी क्रांति में समानता के बावजूद भी उनमें कुछ मौलिक अंतर है। मतलब इसके लिए हमें जरूरी है कि हम सिर्फ ये नहीं देखें कि सामने क्या दिख रही है, लेकिन हम डीप स्टडी करना जरूरी है कि उसके अंतर्गत अंतर हो सकता है। तो पूर्व इसके अलावा दूसरी है, अपने पूर्व कल्पित विचारों का इतिहास द्वारा समर्थन ढूंढने के प्रलोभन से हमेशा बचना चाहिए। अध्ययनकर्ता का दृष्टिकोण सदैव वैज्ञानिक होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। फिर है तीसरा कि वर्तमान और भविष्य की प्रत्येक समस्या का जो हल है वो अतीत के आधार पर ही करने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए। कोई बात पहले किसी एक खास ढंग से हो चुकी हो तो उसका तात्पर्य यह नहीं होगा कि वर्तमान में भी यह उसी ढंग से होगी। मतलब परिस्थिति के अनुसार चीजें जो है वो बदलती रहती है। तो इस चीज का भी अध्ययनकर्ता को या राजनीतिक अध्ययनकर्ता को इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इस बात का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये जो कहावत है वो अर्ध अर्ध सत्य ही है और इसके अनेक अपवाद भी होते हैं। तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर है तुलनात्मक पद्धति या जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव मेथड। देखिए, नाम से ही पता है कि कंपैरेटिव है, मतलब कहीं ना कहीं दो चीजों के बीच में तुलना की जाएगी। तो इस मेथड के अंतर्गत यही होता है कि तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत हम देखते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक सिद्धांत हो गए या अन्य बहुत से अलग अलग जो विचार होते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा भी किया जाता है कि इस पद्धति के माध्यम से किसी पर्टिकुलर देश के प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की तुलना की जाती है। कई ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं जिनकी आपस में तुलना की जाए। तो इस पद्धति के अंतर्गत अध्ययनकर्ता क्या करता है, जैसे कि विभिन्न राज्यों की तुलना कर ली, संगठन की कर ली, उनकी नीतियों की कर ली, उनके कार्यों की तुलना कर ली। तो इस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करता है अध्ययनकर्ता, और इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर वो एक सामान्य राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो तुलनात्मक या हम कहेंगे कंपैरेटिव मेथड का क्या तात्पर्य हुआ यहाँ पर कि दो मान लीजिए संगठन या नीतियों का या कार्यों की तुलना करना और तुलना करने के बाद में एक सामान्य राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन करना। तो अध्ययनकर्ता का कार्य यह होता है। इस पद्धति का जो प्रयोग होता है वो सबसे पहले जो थे राजनीतिक विज्ञान के जो जनक थे अरस्तु, उनके द्वारा किया गया था। और फिर मॉन्टेस्क्यू और सन हेनरी मैन, डी टॉकवेल, ब्राइस, इन सभी विद्वानों ने भी इसको सफलतापूर्वक इसका उपयोग किया है। मॉन्टेस्क्यू ने फ्रांसीसी संविधान की ब्रिटिश संविधान से तुलना भी की थी और अपने शक्ति पृथक्करण के प्रसिद्ध सिद्धांत की रचना की। ब्राइस ने भी पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के साथ साथ में तुलनात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया
और प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक सामान्य जो परिस्थितियां होती है उसका भी उन्होंने वर्णन किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको आप दूसरे किसी मेथड के साथ में भी स्टडी कर सकते हैं। कई बार भारत जैसे एग्जाम्पल दें कि जैसे भारतीय संविधान की तुलना जो है वो अन्य देश के संविधानों के साथ में की जा सकती है। तो इस तरीके से तुलनात्मक पद्धति का बहुत ही उपयोग होता है। सीमाओं में हम देखते हैं क्या महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। देखिए कई बार क्या होता है, तुलनात्मक पद्धतियां जो है कई बार भ्रमवश असमान संस्थाओं के बीच की तुलना कर देता है। तो इस बात का हमें ध्यान जरूरी है कि बिल्कुल ही एक दूसरों के टोटली जो ऑपोजिट होते हैं तो उसका वैसे किसी भी कॉन्सेप्ट की कंपैरिजन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो बिल्कुल ही एक दूसरे से अपोजिट है। इसके अतिरिक्त यदि तुलना करते समय संबंधित सामाजिक और आर्थिक वातावरण तथा मानव स्वभाव का ध्यान न रखा जाए तो तुलना के परिणाम स्वरूप भ्रमपूर्ण हमें निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, इस पद्धति को यूज किस तरीके से किया जाना चाहिए, जैसे तुलनात्मक पद्धति को अपनाते समय हमें समानताओं के साथ साथ में असमानताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। हम सिर्फ उनमें सिमिलरिटी नहीं देखें, उनमें कुछ चीजें अलग भी हैं तो हम उसके आधार पर भी उसको कंपेयर कर सकते हैं, ताकि और ये भी बात ध्यान रखें जो अध्ययन करता है उसको परिणाम निकालने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल अगर अपन देखें कि भारत और इंग्लैंड के अगर प्रजातंत्रों की हम तुलना करते हैं तो भारत में जैसे जातिवाद भी है, भारत में धार्मिक भिन्नता है और आर्थिक पिछड़ापन है, तो इन बातों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनके संदर्भ में भी तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं कि अध्ययनकर्ता जो होता है एक मानवीय स्वभाव रखता है, वो समय विशेष की जो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए उसे, क्योंकि किन्हीं विशेष संस्थाओं का स्वरूप और सफलता इन पर ही निर्भर करती है। ये बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए हमें ऐसे राज्यों और संस्थाओं को भी चुना जाना चाहिए जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समान रही और जिनके अधिक अंतर ना हो, तो ऐसा भी हम जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन जो है वो सदैव अध्ययनकर्ता को निष्पक्षता से करना चाहिए और तटस्थ वैज्ञानिक भावना के आधार पर किया जाना चाहिए।